बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मिनहासल्ला और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी शो। प्रॉपर्टी कचहरी शो आपके लिए एक फैमिली कॉमेडी शो है जिसके अंदर मेन मकसद हमारा होता है प्रॉपर्टी की मालूमात आगाही फराम करना, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने एंटरटेनमेंट इसमें डाल दिया है ताकि लोग इसको ज़रा इंटरेस्ट से देखें। और वाकई आपने बहुत मोहब्बत दी है और उसके लिए आपका शुक्रिया। चलते हैं बाकायदा आज के शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाजी शहबाज साहब, आपके तो सलाम का जो जवाब देने का अंदाज़ है वो तो कोई अलग ही था। कदों उम्रे तो वापस आए हो माशाल्लाह। नहीं सर, काफ़ी अर्सा हो गया मैं तो वापस आए हूँ। देखो वाल भी आ गए वापस। सर आई तो तुसी भंड बन गए हो, अगर तो ऐसा काम साडा आई तुसी चाल है। यार शहबाज, तू उम्र करने लीला गया था? लोग तो सऊदी अरब जाते हैं। लिल्ला नहीं, लिल्ला शरीफ। लीला शरीफ, उसमें गंजा करते हैं लोगों को। और मिस्टर तैयब, ये मार्क ज़करबर्ग से शर्ट उधार मांगी है? सर बात दरअसल ऐसी है कि मार्क ज़करबर्ग जो थे ना, वो अपनी शर्ट ना सेल करते हैं लोगों को, तो मैंने बोला मेरे को भाड़े पे दे दें। जी सर, मार्क ज़करबर्ग को ले लिया भाड़े तो शर्ट थ्रू लंडा। 30 रुपए की लंडे से ली है। ये देखो ओरिजिनल टोपी, ये है ना कम से कम 1000-1500 रुपए की सिंधी टोपी है। इसको जिसको भी है ना सिंधी पहनता है तो वो अच्छा बुलाते हैं। असलम भाई ना भी तो दसो ना जिद को लाइन साईं इलोन मस्क को ले लिया। नहीं, साईं रशीद सोलंकी से ली है। सारे प्रॉपर्टी जड़ी है तो कुछ जो सब्जेक्ट है, लोग अक्सर कहने वे सन प्रॉपर्टी समझ ही नहीं आती के इंतकाल के रजिस्ट्री कोई समझ कंफ्यूज हो जाने। तो रजिस्ट्री और इंतकाल का ना कोई आसान जो तुसी ना तरीका दस दो। देखो शहबाज, इतना भी प्रॉपर्टी जो है ना खुश्क सब्जेक्ट नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेन मकसद ये है कि इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जो दिलचस्पी रखता है वो इसको एंजॉय कर रहा होता है। तो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की दफ़ा 17 के मुताबिक आपको कोई भी आपकी जो है ना गैर मनकूला जायदाद, उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। जब आप वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उस प्रोसेस को रजिस्ट्री कहते हैं। अब रजिस्ट्री कराने के लिए एक पूरे आपको ना अमल से गुजरना पड़ता है, तो वो अमल जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें सबसे पहले जो भी आप प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, फ्लैट या ज़री ज़मीन कुछ भी ख़रीदने जा रहे हैं, उसका फ़र्द लेना सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे एक मिस्टर ए है, वो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, आप ख़रीदार हैं, तो मिस्टर ए से पहला तकाज़ा आप ये करें कि आप बराए मेहरबानी अपनी इस प्रॉपर्टी का फ़र्द मुझे दे दें। अच्छा, फ़र्ज जब आपके पास आ जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो उसकी मलकियत क्लियर हो जाएगी कि वाकई इस प्रॉपर्टी का मालिक यही शख्स है। दूसरा, उस ज़मीन पर अगर कोई कोर्ट में मचलके जमा हैं वो पता चल जाते हैं, इतने मचलके जो हैं इस ज़मीन, इस प्रॉपर्टी के इस कोर्ट में जमा है। या इसके अलावा उस प्रॉपर्टी पे कोई भी चीज़ गिरवी पड़ी है, वो प्रॉपर्टी अगर गिरवी पड़ी है कहीं पे, वो भी फ़र्द के अंदर शो हो जाता है। तो इन चीज़ों से आप मुतमईन हो जाते हैं कि ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो साफ़ और सुथरी है, इस पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई विरासती झगड़ा नहीं है, किसी किस्म का कुछ इशू नहीं है। जब आप मुतमईन हो जाते हैं तो इसके लिए अब आपको एक सेकंड स्टेप पे जाना पड़ता है। फ़र्द लेने के बाद अब आपने उसकी रजिस्ट्री करानी है। रजिस्ट्री कराने के लिए सबसे पहले उस एरिया का, जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी आ रही है, उसका डीसी रेट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक्चुअल जो मार्केट रेट होता है और डीसी रेट होता है वो मुख्तलिफ होता है। लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू चल रही है 1 करोड़ रुपया, आप भी ख़रीद रहे हैं 1 करोड़ में, लेकिन उसके डीसी रेट हो सकता है 75 लाख हों या 80 लाख हों। तो डीसी रेट आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने टैक्स जमा कराना है वो डीसी रेट के मुताबिक जमा कराना है। डीसी रेट आपने पता कर लिया, पता कहाँ से चलेंगे, ये आपको मुतलका जो उस एरिया का एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर या तहसीलदार, उसके ऑफिस से आपको डीसी रेट की लिस्ट मिल जाती है, तो आपको डीसी रेट पता चल जाएंगे। अब आपने उसके बाद क्या करना है, टैक्स जो पे करना है। अच्छा, टैक्स के लिए इसमें अगर तो आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6% टैक्स पे करना होगा। अगर आप फाइलर हैं तो फिर 5%, और अगर दही ज़मीन है, देहाती ज़मीन है, तो फिर 4% के हिसाब से आपने बजरिया ई चलान बैंक के अंदर टैक्स पे कर देना है। अब ये टैक्स की कैलकुलेशन डीसी रेट के मुताबिक होगी।
जब आपका टैक्स पे हो जाएगा तो जो आपके पास ई चालान है उसके ऊपर मुकम्मल मुआहिदा की तहरीर लिखनी है। अब वो तहरीर जो है ना, लोग गलती क्या करते हैं तहरीर लिखने में या लिखवाने में, आजकल वसीका नवीस कहते हैं इनको, ये बैठे होते हैं हर कोर्ट कचहरी के बाहर या रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर या कहीं पे भी, या स्टाम्प फरोश भी इनको कहा जाता है। अगर आप इनके पास जाएंगे ना, पहले तो एक टाइपराइटर सिस्टम होता था, आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर रखा हुआ है, एक ही फॉर्मेट उसके अंदर पड़ा है, एक ही फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर उन्होंने सिर्फ आपका डाटा डालना है और प्रिंट निकाल लेना है। नीचे जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं, हर बंदे के लिए सेम एक ही टर्म एंड कंडीशंस है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं करते। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी अच्छा सा वकील पकड़ें और उससे आप वो तहरीर लिखवाएं। और अच्छा वकील तो सारे अच्छे हैं, लेकिन अब एक वकील है जिसको आप क्रिमिनल केस दें वो भी डील कर लेता है, सिविल को भी डील कर रहा है, प्रॉपर्टी भी डील कर रहा है, हर तरह के केसेस वो डील कर रहा है, तो उसकी इतनी फिर उस चीज़ पे ग्रिप नहीं होती। ऐसा वकील जो सिर्फ प्रॉपर्टी डील कर रहा है, उस वकील की ग्रिप प्रॉपर्टी पे बहुत मजबूत होती है, वो सारे रमूज़ औकाफ अप एंड डाउन्स सब उसको पता होते हैं। जैसे कि हमारे अपने एडवोकेट फ़िदा हुसैन साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सिर्फ प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अलावा कोई और केस वो लेते ही नहीं हैं। तो हमारी कंपनी के भी लीगल एडवाइज़र फ़िदा साहब ही हैं। तो इस तरह के कोई वकील, उनसे आप वो तहरीर लिखवाएं ताकि कोई भी ना खामी उसमें न रह जाए। अब जो वो तहरीर लिखी जाए तो उसके बाद आपने चले जाना है रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में। वहाँ जाने के बाद वो आपकी जो तहरीर लिखी हुई है उसको वो अपने रिकॉर्ड में लिख देंगे। जब उनके रिकॉर्ड में चली जाएगी उसके बाद वो अपनी साइन स्टैम्प करके दे देंगे, तो इस प्रोसेस को रजिस्ट्री कहते हैं। जब फाइनल रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के साइन हो गए और वो तहरीर आपको दे दी गई तो वो आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में है। ये एक सिंपल सा इसका शॉर्ट एंड स्मार्ट प्रोसीजर है रजिस्ट्री का। अच्छा, अब अगर हम इंतकाल पे जाएं तो इंतकाल आपका पटवार खाना या राजी रिकॉर्ड सेंटर, पहले पटवार खाने होते थे लेकिन अब कंप्यूटराइज सिस्टम करके गवर्नमेंट ने राजी रिकॉर्ड सेंटर बना दिए हैं, उसके अंदर उस चीज़ को तहरीरी शक्ल में लाने को इंतकाल कहते हैं। जो ज़मीन आपने ख़रीदी है, पटवारी को पटवार खाने में या राजी रिकॉर्ड सेंटर में ये बताना है कि ये तहरीर जो मैं लिख के लाया हूँ ये प्रॉपर्टी मैंने ख़रीद ली है, लिहाजा मिस्टर ए से मैंने ख़रीदी है तो मिस्टर ए के नाम से हटा के मेरे नाम पे इंदराज कर दिया जाए, तो उस अमल को इंतकाल कहते हैं। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ना लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते, सिर्फ इंतकाल करवा देते हैं, रजिस्ट्री करते ही नहीं हैं, तो बाद में काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि पहले रजिस्ट्री करवाएं, फिर वो रजिस्ट्री की तहरीर लेके पटवार खाना या राजी रिकॉर्ड सेंटर चले जाएं और अपने नाम पे उसका इंतकाल करवा लें, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई लंबा चौड़े ना वो नहीं है, कोई ना जिस तरह तुम कह रहे थे कि बड़ा खुश टॉपिक है, तो ज़रा भी खुश्क नहीं है। सर ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੀ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ में ही नहीं पता होता मैं लिखे गया है, ऐसे स्टेनोग्राफर ने। हाँ जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, ये गली में जिमें लिखे मुँह सब पढ़े खुदा। जी जी सर, है ना लिख दी बड़े ख्याल नाल है तो मगर है ना सिर ही उत्ते नहीं चाहते रहती, मगर पता नहीं कि मैं खराब कर देती है लिखी। मैंने पता नहीं सिंधी में पता नहीं किस जुबान में बोला है, तो सलीस उर्दू में ज़रा बता दो यार। सलीस उर्दू में ये है कि ये बोल रहे हैं जो हमारी स्टेनो बैठी हुई है हर वक्त साथ नीचे डाल के बैठ के खुद ही लिखती रहती है, पत्नी सोई रहती है, हमें तो पता भी नहीं, ये बोला असलम भाई। अच्छा नहीं यार, स्टेनोग्राफर हमारी बहुत अच्छी है और बड़ी जो है ना मेहनती खातून है। अब मसला पता है क्या, हमारा ये जो प्रॉपर्टी कचहरी शो है, ये नाजरीन भी सुन लें, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता जैसे कि बाकी शोज़ होते हैं। पहले एक उनका स्क्रिप्ट राइटर होता है और पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके बाद उसको हर बंदा अपनी लाइंस फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो जस्ट हम बैठ जाते हैं और कोई भी टॉपिक लेके उस पर बोलना शुरू कर देते हैं और वो हमारा एक प्रॉपर्टी कचहरी शो बन जाता है। तो अब एडिटिंग के लिए फिर एक मोहतरमा हमारी है जो ये साथ ही बैठी होती हैं, तो वो उसको लिख रही होती हैं। लेकिन ये होता है कि बाद में पूछा जाए कि ये क्या लाइन लिखी है तो उनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या है। सर मेरा भी एक सवाल है, सर आपकी खूबसूरती का क्या राज है?
लाख दी लानत। तेरे घर नहीं पूछे? मेरे को नहीं पूछे, एक इस चबल मारी है सर। मेरे तो सवाल इन मौका ही ना देता कर बोलना था। मैं तो सवाल सुनूं, मैं को मतलब वाला सवाल भी करने लगा। सर ये अभी आपने बताया रजिस्ट्री और इंतकाल के बारे में, तो क्या रजिस्ट्री करवाने के बाद भी कोई फ्रॉड के चांसेस होते हैं? हो सकता है आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह? जी बिल्कुल शहबाज, रजिस्ट्री में भी फ्रॉड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं और फ्रॉड नहीं, लेकिन वो जो एक ज़ाब्ता है ना, उस पर आप पूरा उतरें। जैसा कि अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया है, जिसमें रजिस्ट्री और इंतकाल में मैंने आपको फ़र्क और प्रॉपर प्रोसीजर गाइड कर रहा था कि वसीका नवीस जो बैठे हैं उनसे तहरीर ना लिखवाएं, उनका फॉर्मेट एक होता है। अब आप जिसे ख़रीद रहे हैं उसके साथ आपकी अलग कोई टर्म एंड कंडीशंस तय हो रही हैं, तो उसने तो वही प्रिंट निकाला और दे दिया, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है रजिस्ट्री में, वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, हदूद अरबा। हदूद अरबा लाजमी आपने लिखवाना है। अब हदूद अरबा क्या है? जो आप प्लाट, दुकान, फ्लैट, घर ले रहे हैं, उसके शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरक़ में क्या है, मगरब में क्या है, तो इसको हदूद अरबा कहा जाता है। तो उसमें ये लिखा जाता है कि मशरक़ में गली गुजर रही है इतनी फुट की, शुमाल में फजलदीन का घर है, जनूब में अल्लादिता का खाली प्लाट पड़ा है। तो इस तरह वो पूरा हदूद अरबा उसका लिखें। अब होता क्या है, एक बंदे से आपने एक प्लाट ख़रीदा है किसी एरिया में, किसी खेवट में भी वो आ रहा है, प्लाट आपने ख़रीद लिया। अच्छा, अब जब आप कब्ज़े के टाइम पे वहाँ पे जाते हैं तो आगे मालिक कोई और निकल आता है, जिसने बेचा है उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है। हदूद अरबा आपने लिखा नहीं है, उसने फ्रॉड कर दिया है। अब वो फ्रॉड उसने क्या किया है, कोई और ज़मीन आपको दे दी है, वो भी उसी के खेवट में आ रही थी, उसी की मलकियत में आ रही थी, फ़र्द भी उसी का दे दिया, रजिस्ट्री उसी के नाम की हो गई। हदूद अरबा आपने रजिस्ट्री में लिखा नहीं है, तो ये फिर इशू आपके लिए बनता है। अब वो अपनी जगह ठीक है, मैंने तो यही बेचा था, तो हदूद अरबा आप लाजमी रजिस्ट्री के अंदर लिखें। इसके अलावा जो रजिस्ट्री में प्रॉपर डाटा लिखना चाहिए, वो जो आपकी तहरीर है उसके अंदर मुकम्मल डाटा आप लिखें। जो आपने उसको पेमेंट की है उतनी पेमेंट, बाज़ दफ़ा लोग जो है ना पेमेंट बढ़ा के या कम करके लिखते हैं, नहीं, एक्चुअल जो पेमेंट आप दे रहे हैं वो ही उसके अंदर दर्ज हो, और किस मीडियम से दे रहे हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू दिया है, चेक दिया है, पे ऑर्डर दिया है, बैंक ड्राफ्ट दिया है, कैश दिया है, तो उसके अंदर विटनेस कौन कौन थे, गवाहान, उनको भी बीच में शामिल करें और पूरा डाटा उसके अंदर लिखें रजिस्ट्री में। अगर इस ज़ाब्ते को आप फॉलो करते हैं तो फिर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप वो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे बड़े भाई हाजी रियाज मरहूम साहब को, वो कहते थे कि पंजाबी गल करदे शर्मांदा तो बाद में पछतांदा, मतलब पंजाबी बात करते हुए शर्माता है और बाद में पछताता है। हालांकि अब तो ये बात सिर्फ पंजाबियों पे आती ही नहीं है, सब में यही हाल है। मतलब कोई भी किसी भी कास्ट का है, वो जब कोई परचेसिंग कर रहा होता है उस वक्त शर्मा रहा होता है, यार इहदे नाल तल्लक भी है, वास्ता भी है, तो मैं खुल के गल किवें करां। लेकिन जब बाद में वो ही जिससे आप खुल के बात नहीं कर रहे होते आंखें माथे पे रख लेता है, तो फिर आपको समझ आती है कि मुझे उस वक्त शर्माना नहीं चाहिए था, तो फिर आपकी किस्मत में सिर्फ पछताना है। तो जो भी बात है खुल के बयान करें, खुल के उसको तहरीरी शक्ल दें और लिख लें, तो आप फ्रॉड से बच जाते हैं। सर वैसे तो ये शिकवा रहेगा रात सोने से पहले तक का। असलम भाई चाय में पानी डालते हैं। क्या चाहे पानी ना सटू, क्या है ना डीजल पा रही बेच, हाँ पेट्रोल पा रही दूध पानी होंदे तो क्या बैक्स क्या नहीं थींदा? नहीं। क्यों नहीं थींदा? पाउडर वाला दूध पिलावा तो वो चंगा लगसे, क्यों नहीं लगता? देखो केरा मेह वाला पिलावा, कट्टे वाला पिलावा, केरा पिलावा दूध? नहीं असलम भाई चाह सी भी पीने रहने दो वो तो मतलब है चाह पानी थोड़ा घट पाया करो, ठीक है? पानी बेशक पा लो लेकिन थोड़ा कम मिकदार में। सर आप बोलेंगे सही बोल रहे हैं सर, देखें आपकी ग्रीन टी में भी ये पानी डालता है, तो और आप याद ही बन दी है ग्रीन टी, पानी की चीज़ तो बन दी है। कल तैयब तू खुद बड़ा में एक कप मेरे को ही बढ़ाते दे दे चाह, सही है? गल तो तेरी भी सही है असलम भाई, कल तो चाह मैं बनाना प्लॉट तू बेच। मेरे ख्याल है सारा कराची तय ही बेचे है ना? मैं कहनी मैं क्या तू सिंध पूरा ही तय बेचे? नहीं, मैं पूरा पाकिस्तान बेच खाते। पैसा कि देगी? डेढ़ गए ना, कफन वास्ते कहने भी रखे? नहीं असलम भाई कफन वास्ता तो ये दिन फॉर्म फिल करके देता था, मर गया तो मैंने तो कफन पा भेजे आगे, वो दुकान पैसे को नहीं रखे। अच्छा सर, ये अभी ताज़ा तरीन मैटर चल रहा है, इनको तो आप छोड़ दें, ये आपस में लड़ाई करते रहेंगे। अभी जो फ़लस्तीन और इजराइल की वार चल रही है उसके बारे में अपनी राय पेश कर दें ज़रा।
जी तो शहबाज, ये एक बड़ा ही क्रिटिकल इशू तुमने डिस्कस किया है। ये जो तुम्हारा सवाल है फ़लस्तीन और इसराइल के मुतल्लिक। अच्छा, इस पे ना कुछ दोस्तों ने भी मुझसे रब्ता किया है पर्सनली व्हाट्सएप पे कि एक वीडियो यार बनाओ इस पे, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, हमास क्या है, इसराइल क्या है, फ़लस्तीन क्या है, अच्छा गाज़ा स्ट्रिप क्या है। तो इस पे एक वीडियो बना लो ताकि हमें समझ आए, क्योंकि तुम वीडियो एक ब्रीफली और बड़े आसान अल्फाज में समझाते हो। ये मीडिया का हमें समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और इससे पहले जो चंद्रयान-3 की मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर इंडिया की एक पूरी रिसर्च मैंने की थी कि कब से इन्होंने आगाज़ किया था सैटेलाइट्स का, और पूरी ब्रीफ के साथ उसमें मैंने बताया था, जिसको काफ़ी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और पसंद किया। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसराइल और फ़लस्तीन की, तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये सारा मामला है क्या। अभी का जो तनाज़र है इसको हम देखें तो 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल के सिटीज़न्स बड़े सुकून की नींद सो रहे थे, सुबह 6:30 बजे अचानक से एयर रेड सायरन उनके बजने शुरू हुए और एक सरप्राइज़ अटैक हुआ जो कि फ़लस्तीन ने उन पे कर दिया, धावा बोल दिया। और फ़लस्तीन का जो हमास ग्रुप है उसके मुताबिक 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने 2200 उन पे अटैक किए, मतलब रॉकेट गिराए। और जो इसराइल है उनका कहना यह था कि 2200 नहीं थे, 5000 रॉकेट से इन्होंने हमला किया है और 20 मिनट के अंदर अंदर। और ये एक सरप्राइज़ अटैक था, इसके अंदर बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ, आम शहरी मारे गए इसराइल के। और अगर इसको हम देखें तो हमें एक याद फिर और आ जाती है। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में एक हमला इनके ऊपर इजिप्ट और सीरिया ने किया था इसराइल के ऊपर, जिसके ये भी एक सरप्राइज़ अटैक था जिसको योम किपर वार के नाम से याद किया जाता है। एक सरप्राइज़ अटैक किया और वो भी एक एयर अटैक था, और उसमें भी ठीक ठाक जानी और माली नुकसान हुआ था इसराइल का। और उसको जो यादगार के तौर पर कहा जाता है योम किपर वार। सेम 50 साल बाद ये हमला हमास ने दोबारा कर दिया इसराइल के ऊपर। अच्छा, सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ये है कि इसराइल के पास एक सिस्टम है आयरन डोम के नाम से, जो रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है और हवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये हमला इतना अचानक और इतना बड़ा अटैक था कि यहाँ पे आयरन डोम सिस्टम को भी फेल कर दिया गया, बिल्कुल ये सिस्टम भी फेल हो गया। अच्छा, हमास ने ये हमला सिर्फ हवाई नहीं किया, समंदर, खुशकी, हर तरफ से हमला किया है। और यहाँ पे जो इसराइल गाज़ा बॉर्डर है वहाँ से भी हमला हुआ और एक इनकी मिलिट्री बेस को कब्ज़े में ले लिया गया और इनके कई फ़ौजी कैदी बना लिए गए और काफ़ी यहाँ पे नुकसान हुआ, काफ़ी टैंक तबाह किए गए और ठीक ठाक ये बड़ा हमला था। और जो लास्ट मैंने कहा है योम किपर वार, उससे भी बड़ा अटैक ये था। अच्छा, अगर अब हम इस सारे तनाज़र को देखें और गूगल मैप में चले जाएं तो मैप के मुताबिक इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन मिडल ईस्ट में वाक़या हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि इसराइल और फ़लस्तीन वाक़या कहाँ पे हैं, लोकेटेड कहाँ पे हैं, मिडल ईस्ट में। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इनके नॉर्थ में लबनान है और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी वाक़या है। अच्छा, फ़लस्तीन की जो टेरिटरीज़ हैं ये दो हिस्सों में बटी हुई हैं। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरी है गाज़ा स्ट्रिप जो कि इसराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखनी ज़रूरी है, वेस्ट बैंक में मौजूद फ़लस्तीनी टेरिटरीज़ के बीच में कुछ इजरायली सेटलमेंट्स हैं जिनको इसराइल कंट्रोल करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन और दीगर कई ममालिक के मुताबिक वो इलीगल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनी टेरिटरीज़ हैं इन्हें फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है जो कि फ़तेह के कंट्रोल में है। अब फ़तेह क्या है? फ़तेह एक फ़लस्तीन की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। अच्छा, फ़तेह को फ़तेह और फ़तह दोनों नामों से पुकारा जाता है। अच्छा, अब हम अगर बात करें गाज़ा स्ट्रिप की तो गाज़ा स्ट्रिप पे सिर्फ़ और सिर्फ हमास का राज चलता है
और माजी में अगर हम देखें तो हमास और फतेह के दरमियान एक अलग हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट रहा है। अच्छा, अगर हम हमास की बात करें तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे दुनिया के बेशतर ममालिक एक दहशत गर्द जमात के नाम से जानते हैं और यही समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो ये कुछ ममालिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और टर्की इसको डेजिग्नेट नहीं कर रहे कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह दुनिया के कुछ और ममालिक जैसा कि न्यूजीलैंड, पैराग्वाय सिर्फ हमास की मिलिट्री विंग को, जो इसकी मिलिट्री विंग है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ओवरऑल पूरे हमास को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते, सिर्फ मिलिट्री विंग को मान रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ जियोपॉलिटिकली बड़ी रेलिवेंट है। अब आगे हम देखते हैं कि जो भी सिचुएशन आजकल बनी हुई है इस पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का क्या रिएक्ट है, क्या इजहार राय है, ये अब हम आगे देखेंगे। अच्छा, अभी तक के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आप नक्शे पे देख सकते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप्स और फ़लस्तीनी मिलिटेंट्स इजराइल टेरिटरीज़ के कितने अंदर तक चले गए हैं, ये आप मैप पे जाकर देख सकते हैं। अच्छा, हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल डैफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और ये कहा है कि ये जो हमास है ना इसलिए कर रहा है कि फ़लस्तीन पर इज़राइल ने बहुत जुल्म किया है, काफ़ी जुल्म किए हैं इससे पहले, और स्पेसिफ़िकली ये रिस्पांस है अल अक्सा मस्जिद का, जो इज़राइल ने अल अक्सा मस्जिद में किया था, ये उसका जवाब हम दे रहे हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में क्या इशू उठा था, क्या हुआ था, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस पर हम एक और ब्रीफली वीडियो बना देंगे और आपको बताएंगे कि अल अक्सा मस्जिद में क्या हुआ था। अच्छा, जितने भी इंडियन इस वक्त मौजूद हैं इज़राइल के अंदर, वहाँ की नेशनैलिटी रखते हैं, उनके लिए इंडियन एम्बेसी जो कि इज़राइल में मौजूद है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें बड़ा क्लियर बताया है कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में आप इंडियन एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसके लिए इंडियन एम्बेसी ने उस एडवाइजरी के अंदर एक स्पेसिफ़िक नंबर भी मेंशन किया और एक ईमेल भी मेंशन की है कि कोई भी नागहानी सूरत होती है तो आप ईमेल करें या इस नंबर पर रब्ता करें ताकि आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना इज़राइल की, तो इज़राइल ने जो अपने डिफेंस में हमला किया है, डिफेंस अटैक किया है, उसको ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया है। और इज़राइल की जो IDF इज़राइल डिफेंस फोर्सेस हैं, ये इज़राइल ने तीनों फोर्सेस को लॉन्च कर दिया है, तैनात किया है, आर्मी को भी, नेवी को और एयरफोर्स को भी। और इसके अलावा गाज़ा के अंदर कुछ स्ट्राइक्स भी की हैं जिनको ड्रोन स्ट्राइक्स कहते हैं, वो भी गाज़ा के अंदर इज़राइल ने की हैं। अच्छा, यहाँ पर ना इज़राइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया है कि गाज़ा के अंदर जो बिजली की सप्लाई जा रही है उसको मुनक़ते कर दिया जाए, क्योंकि गाज़ा में बिजली की सप्लाई इज़राइल के थ्रू ही प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक निजी टीवी चैनल पर अपने खिताब के दौरान कहा, सिटीज़न ऑफ इसराइल वी आर एट वार, और उन्होंने कहा कि दुश्मन को इसकी अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगी। यहाँ पर इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट ये है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये जंग इज़राइल ही जीतेगा। जी, तो यहाँ पे एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट जो इस कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहा है, मोसाद, जो कि दुनिया में एक फेमस एजेंसी है इज़राइल की, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये भी इस हमले को इंटरसेप्ट करने में मुकम्मल तौर पर फेल रही है और नाकाम रही है। कहा जाता है कि मोसाद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजेंसियों में से एक है और एक दुनिया में मोसाद का बड़ा नाम है। और यहाँ पर इनका कहना यह भी है कि फ़लस्तीनी मिलिट्री ग्रुप्स के अंदर
इनके टाउट्स घुसे हुए हैं और बाकी इनके इन्फॉर्मेंट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कोनों तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ पे ये नाकाम क्यों रही, मोसाद क्यों फेल हो गई, ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर ना माजी के अंदर देखा भी गया है कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइज टाइम में असैसिनेशंस की हैं। इसमें इन्होंने बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स की गाड़ियों पे ट्रैकर नस्ब करके या ड्रोन के ज़रिए या सेल फोन्स के ज़रिए या कोई भी मीडियम इख्तियार करते हुए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए असैसिनेशंस की हैं और इन टाइम की हैं। लेकिन इस दफ़ा मोसाद फेल रही है, टोटली फेल रही है। अच्छा, यहाँ पर अब इसराइल जो है ना वो बड़ा अज़ाब में पड़ा हुआ है। डोमेस्टिकली बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इसराइल हुकूमत पर कि कहाँ है वो IDF सिक्योरिटीज़ और आपकी मोसाद और आयरन डोम सिस्टम जो टोटली फेल हो चुके हैं, इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। और किस तरह मतलब हमला हो गया, मोसाद सोई हुई थी कि जो गाज़ा और इसराइल का बॉर्डर है उस पर जो फेंसिंग लगी हुई है ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अंडरग्राउंड मोशन सिस्टम्स हैं, कैमराज हैं और कंटिन्यू पेट्रोलिंग है आर्मी की। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है। तो मोसाद सो रही थी कि इनको पता ही नहीं चला कि हज़ारों रॉकेट्स की पाइलिंग की जा रही है गाज़ा के अंदर, और जब अटैक हो चुका है तब तक इन्हें कख मालूम नहीं था। यहाँ पे जो फार्मर इनके नेवी के हेड हैं उन्होंने 12 निजी टीवी चैनल 12 पे जाकर ये बात कही है कि ये बुरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इसराइल को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और अवाम पूछ रही है कि कहाँ पे गई इनकी सिक्योरिटीज़ जो हमें दिखाई जाती थी और बताई जाती थी टेक्नोलॉजीज़, अभी वो हमारे किसी काम की नहीं रही। अच्छा, इसके बाद ना BBC को इन्होंने बताया कि ऑलरेडी एक मेजर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेके। लेकिन यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इसराइल को भी तो पढ़ें, तो इसकी कई पोस्टें, कई खबरें, उनमें ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि इनको वार्न करता रहा कौन, इजिप्ट की एजेंसियां वार्न करती रही कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और ज़रा भी इस तरफ फोकस ही नहीं किया। हालांकि इजिप्ट इस चीज़ से बाखबर रहा है, इजिप्ट की एजेंसी इस चीज़ से बाखबर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन टोटली इसराइल की एजेंसियों ने, इसराइल की हुकूमत ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और आज एक बड़े नुकसान का मुँह देखना पड़ा इनको। अच्छा, यहाँ पर यूरोपीय यूनियन का भी जिक्र होना ज़रूरी है, उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन चीफ हैं वो कह रहे हैं जी मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ इस अटैक को जो हमास ने इसराइल पे किया, और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसराइल के पास पूरी पावर है कि वो अपने डिफेंस को मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ करते हुए जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के चीफ ने, फॉरेन चीफ ने यह भी कहा है कि जितने भी इसराइल के इन्होंने कैदी बनाए हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। अच्छा, यहाँ पर ईरान का जिक्र ना करना एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टर ईरान है हमास का। तो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री जो ईरान की है वो कह रही है कि जो हमास ने हमला किया है ना इसराइल पे, ये उनका एक सेल्फ़ डिफेंस था। जो इससे पहले इसराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ किया है उसके डिफेंस में ये हमास ने हमला किया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इनके पड़ोसियों की, तो पड़ोसियों में इनकी बगल में ही इजिप्ट है। इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है जी हम बातचीत कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से और जॉर्डन से कि इस मसले को डिफ्यूज़ किया जाए। ये जो टेंशन क्रिएट हुई हो चुकी है इस वक्त, तो सऊदी हुकूमत और जॉर्डन की हुकूमत हमारा साथ दे और इनको टेबल टॉक के ज़रिए इसके मसले को हल किया जाए और जो भी टेंशन क्रिएट है इसको डिफ्यूज़ किया जाए मुकम्मल तौर पर। ये एक अच्छा स्टेप होगा अगर देखा जाए तो इजिप्ट का, क्योंकि जंग में कुछ नहीं रखा मेरे मुताबिक। इसमें ज़ाती तौर पर दोनों ममालिक का एक नुकसान है, किसी एक का नहीं है, और उससे बाकी दुनिया के ममालिक भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीन की, महमूद अब्बास। महमूद अब्बास साहब कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के पास ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के तमाम हकूक़ मौजूद हैं, तमाम राइट्स मौजूद हैं कि वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात को ना मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि महमूद अब्बास का ताल्लुक़ फ़तह ग्रुप से है।
जो कि पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि फ़तेह ग्रुप एक सियासी जमात है फ़लस्तीन की। तो महमूद अब्बास जो सब प्रेसिडेंट है, फ़तेह से उनका तल्लक़ है, और इससे पहले हमास और अल फ़तेह में, फ़तेह ग्रुप में एक काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं हिस्टोरिकल चीज़ों को लेके, मतलब तनाज़ात रहे हैं। लेकिन इस वक्त फ़तेह ग्रुप भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ फिर समझना ज़रूरी है कि मेन इसराइल और फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट्स हैं क्या, मेन तनाज़ात की वजह क्या है। तो अगर हम हिस्ट्री में पीछे चले जाएं तो हर बंदा ये बखूबी जानता है कि ये एक यहूदी जो है, ज्यूज़, इनको यूरोप के अंदर बहुत तंग किया जाता था और जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था ज्यूज़ को, और ये एक बहुत बड़ा और लंबा इतिहास है। अच्छा, 1918 में यहूदियों ने वहाँ से माइग्रेट किया और फ़लस्तीन आना शुरू हुए। जब फ़लस्तीन में ये इकट्ठे हुए, इनका एक कम्युनिटी बन गई, तो इन्होंने वहाँ के जो मकामी लोग थे, जो पहले के रिहायशी फ़लस्तीनी थे, उनको ही रेफ्यूजीज़ बना दिया और अपना एक अलग मुल्क इसराइल बना लिया उसी के अंदर। हालांकि इसराइल की कोई हकीकत इससे पहले नहीं थी, फ़लस्तीन का ही टुकड़ा इन्होंने लिया और इसराइल को इन्होंने जन्म दे दिया, एक इसराइल बन गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ़लस्तीन की पूरी सपोर्ट बनती है। ये एज़ अ मुस्लिम मैं नहीं कह रहा, एज़ अ एक ह्यूमैनिटी लेवल पे जाके मैं कह रहा हूँ, इंसानियत की बुनियाद पे एज़ अ मुस्लिम तो मैं कहूँ तो मेरी सपोर्ट दिलो जान से फ़लस्तीन के साथ है। हमारा किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है और फ़लस्तीन की तो एज़ अ मुस्लिम हम पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन एज़ अ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के तौर पर भी देखा जाए तो पूरी सपोर्ट बनती है फ़लस्तीन की यहाँ पे, क्योंकि फ़लस्तीन पर इन्होंने आके जुल्म किया और उन्हीं को रेफ्यूजीज़ बनाया और उन्हीं पे काबज़ हुए। तो मेरी सपोर्ट तो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के साथ है और रहेगी। यहाँ पर मैं ज़रा हमारे जो है ना पड़ोसी मुल्क इंडिया, इनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी समझूँगा, क्योंकि इन्होंने इंसानियत को बलाए ताक रखते हुए, हालांकि इंडिया में भी हिंदू मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम या हिंदू या यहूदी को ख़त्म किया और इंसानियत को बलाए ताक रखते हुए हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। और इनका जो भी वज़ीर आज़म सदर रहा है, उसमें इंदिरा गांधी है या नरेंद्र मोदी या इससे पहले जो भी गुजरे हैं, वाजपेयी वगैरह, इन्होंने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है और ये कहा है कि फ़लस्तीनी जो हैं ये सपोर्ट को डिज़र्व करते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1977 में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ऑन द मीडिया आके ये कहा था कि जो इसराइल काबज़ होकर बैठा है, इसको ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी और हम फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब जो ना इस वक्त का इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, इनकी जो स्टेटमेंट आई है ये बड़ी शॉक्ड स्टेटमेंट है। हालांकि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जिन्होंने फ़लस्तीन विज़िट किया है, इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने फ़लस्तीन विज़िट नहीं किया। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहे हैं जी हमास ने गलत किया है और ज़ाती तौर पर वो और इंडियन गवर्नमेंट हमास को एक टेररिस्ट जमात समझती है। और आपको पता है कि इंडिया वाले आतंकवादी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो कहते हैं ये आतंकवादी हैं। इन्होंने बड़ा जो है ना इस बार जुल्म किया इसराइल पे और हम इसराइल की मुकम्मल दिलजोई करते हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसने काफ़ी दुनिया के बाकी ममालिक को भी शॉक्ड किया है कि शॉक्ड स्टेटमेंट इस दफ़ा था इंडिया का। इससे पहले हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट किया इंडिया ने। अच्छा, अब इस सारे तनाज़ुर में अगर मैं अपनी ज़ाती राय पेश करना चाहूँ जो कि मेरे अपने इल्म की बुनियाद पे है, तो वो ये है कि ये जितना भी एक हुआ है ना, ये ड्रामा रचाया गया है जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसराइल बहुत ही शातिर मुल्क है, शातिर दिमाग है इनके। ये एक ड्रामा इन्होंने रचाया है, इन्होंने ख़ुद इजाज़त दी है कि वो हमारे ऊपर अटैक करो, अपना नुकसान करवाए। हालांकि इससे पहले आप रिपोर्ट्स उतार के देखें तो इसराइल का एक बंदा इनके लिए कीमती है। अगर कुछ हुआ भी है तो इन्होंने मतलब बाकायदा न्यूज़ में वो नशर किया है कि हमारा एक बंदा मारा गया, अगलों के चाहे हज़ारों मारे हैं लेकिन एक बंदा मारा गया, इतने कीमती हैं। इस बार एक प्लानिंग है और उसमें आप देखें कि टोटली अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया है इसराइल को हर मामले। इवन के इसराइल अटैक करने जा रहा था ईरान पे, लेकिन अमेरिका ने रोका और वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया कि ईरान पे अटैक नहीं करो, क्योंकि ईरान जो है ना ये कोई छोटी ताकत नहीं है, ईरान इनके छक्के छुड़वा सकता है।
अब ये एक चाल चली गई है। अब इस चाल के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं जिसको बुनियाद बनाया गया है, लेकिन अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जंग अगर छिड़ती है तो बहुत बड़े नुकसान का बायस बनेगी। अगर अमेरिका सपोर्ट करता है इसराइल को, तो इधर से रशिया भी तैयार बैठा है यूक्रेन वाले मामले को लेके। रशिया भी मतलब इस चीज़ पे आमादा है कि वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करेगा। इधर से तालिबान ने एक ईरान से परमिशन मांगी है कि हमें खुशकी का रास्ता दिया जाए कि हम अपने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इराक़ भी सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीन को। तो फ़लस्तीन भी जो है ना, ये कोई मतलब इतना कोई माड़ा और गया गुजरा मुल्क नहीं है, काफ़ी सपोर्ट्स इसके साथ भी हैं। तो ये मतलब मैं तो ये समझता हूँ जो हो रहा है टोटली गलत हो रहा है। इसमें पाकिस्तान भी बुरी तरह पिस रहा है, क्योंकि अभी एक आर्मी चीफ साहब की बड़ी एफर्ट थी, डॉलर जिस रेशो से नीचे आया है और जिस तरह मतलब इन्वेस्टमेंट का एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने जा रहे थे, उन पर फ़िलहाल स्टॉप लगेगा इस जंग को लेके इसराइल और फ़लस्तीन की, क्योंकि इसमें बाकी मुल्क भी इन्वॉल्व है। अब रशिया अपना बदला निकालने के चक्कर में आगे जो सीज़न आ रहा है सर्दियों का, तो यूरोप तो पूरा फ्रीज होता है। अब वो बदला निकालेगा ऑयल और गैस बंद करके। तो इस वक्त भी $100 पर बैरल जब पेट्रोल की कीमत गई है, तो अमेरिका इस पर चीख उठा है। तो अगर अब ये रशिया करता है तो ये तो 300 बैरल तक चली जाएगी, और इसके काफ़ी सारे नुकसानात बाकी ममालिक को भी उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसराइल इतनी पावर रखते हुए जो गज़ा के सर के ऊपर बैठा है और शुगल और मस्ती में वो कोई भी आम शहरी को कत्ल कर देता है, जस्ट अपना एक टारगेट चेक करने के लिए, निशाना चेक करने के लिए, वेपन चेक करने के लिए वो फायर कर देता है और अगला फ़लस्तीनी शहीद हो जाता है। क्या उसको इन हमलों का नहीं पता कि हमास हमले करने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो मेरा तो इसमें मेरी ज़ाती तौर पर राय यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जंगो जदल में मतलब जो जंग में हिस्सा ले रहे हैं उनको कत्ल करो, जो बुज़ुर्ग औरतें ख़वातीन और जो बच्चे हैं उनको हरगिज़ कत्ल ना करो। तो यहाँ पे अब ये मामला जो है ना आम शहरियों तक चला गया है। अगर इसराइल ने इससे पहले हमले किए हैं तो उसमें आम शहरी शहीद हुए हैं। अब अगर हमास ने हमला किया है तो इसराइल के आवाम शहरियों को नुकसान पहुंचा है। तो मेरी तो सपोर्ट जो है वो फ़लस्तीन के साथ है हर लिहाज से, लेकिन इस वक्त जंग के मैं टोटली मुखालिफ जाऊंगा, क्योंकि इससे नुकसानात बाकी दुनिया को भी काफ़ी भुगतने पड़ेंगे। सर यूँ तो फिर मेरा भी दिल कर रहा है जिहाद का, तो फिर मैं भी फ़लस्तीन के साथ हूँ, मैं भी जिहाद पे जाना चाहता हूँ। यार जिहाद बड़ी अच्छी चीज़ है, शहादत भी मतलब बड़ा रुतबा है इस्लाम विच, लेकिन बंदा मार पैंदा है। सच्ची कैसे कुते तू चवल इंसान है, शहादत जिंदा बंदे नूर मिलती है। वो कहते हैं ना शहीद जिंदा होते हैं हमेशा। चल तेरी ये बात मान ले, जिहाद पे जा किस पे रहा है, यहाँ से निकलेगा तू वहाँ से ऑफिस आने तक का तेरे पास किराया नहीं होता, तू जिहाद पे कैसे जाएगा? गवाड़ी तनवीर साहब की मोटरसाइकिल खिंचते मैं नहीं, वो तो मैंने पता वो चलाता है कोई ना, उस भी अजे खली की है किसी जड़े किसी लैक होती साइकिल मोटरसाइकिल जहाज ही निकल बैना है जो ऐशर किया है मोटरसाइकिल का। मैं तो दस दिन पेट्रोल पवा ली, तनवीर बड़ा मारना ही तेरे वापसी है, पेट्रोल लाजमी पवाना भाई। उन्हें टायर भी कहीं बसन ये क्या बोले? अच्छा तैयब तू यूरोप में जड़ा पंजाब वो तू है, तेरी पंजाबी केड़ी है क्या बोलदा मैं? तू मैं इंडिया से हूं ना, इंडिया में जो पंजाब है। नहीं उन्होंने दी पंजाबी बड़ी साफ है, मैं समझ आंदी है। तू कहता है यूरोप में जड़ा पंजाब वो तू आया शायद। यूरोप से केड़ा पंजाब आ गया? जेड़ा है वो तो तू आया है बस, जेड़ा भी है ठीक है। सारे नु दफा करो, तुसी फैसला करो बे केड़े इलाके दी पंजाबी बोल रहा है, पंजाबी है भी कि नहीं? अच्छा शहबाज, इदी पंजाबी दा फैसला करन मैं इत्थे होना पिया, इत्थे बह के मैं फैसला करा भी पंजाबी बोलदा केड़ी है। तो ये फैसला जरा ना अज मैं टोटली सुट रहा है। मेरे बड़ा ही प्यारा वीर मेरा भिरा मार कमर अब्बास लक ऑफ पिंडीकूट मार साहब सलाम अलैकुम। ए जरा फैसला तुसी करना बस थोड़ी जड़ी है पिंडीकूट इलाका है तहसील बुलवाल से ज़िला सरगोदा, ये तुसी केड़ी पंजाबी बोलते हो? जड़ा ए नमूना बोल रहा यही पंजाबी है या कोई होर है? और थोड़ी इतला करना रसे ए जड़ा नमूना बैठा ना थोड़ा गवाडी ने, तो बाकी जड़ा ना मालूमात तुहानू मैं व्हाट्सएप पर देंगा इंशाल्लाह। तो तू भी पढ़ जा इंसान, ओदी तू सराकी पढ़दा, इदी तू पंजाबी पढ़दा, पता नहीं मिला के केड़ी तू जबान बनाई जा रहे हैं।
कुछ इंसान बन सीधा सीधा पंजाबी बोली कर जेड़ी तेरी है, नहीं तो कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਬਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਤੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਾਇਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ मैं क्या वापसी ने जहाज पे ना खाली हैंडल ही वापसी हो सी। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਕਾਣ ਤਾਂ ਡਾਇਨੋਸਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾਗ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। अच्छा शहबाज एक बात तो बता, डायनासोर्स और इंसान की रेस तो कौन जीतेगा? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਸੋਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਕਰਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦਾ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਕੌਣ जीतेगा, तू दस दे कौन जीतेगा। असलम भाई जीतेगा। शहबाज ये भी कोई करने वाली बात है, डायनासोर्स तो मर के इंसान ही जीतेगा। तू पूछे क्यों गई मेरे को, डायनासोर मर गया मैं समझे जिंदा है तो तां रेस ला रहा है, लेस क्यों ला रहे, मरे हुए डायनासोर ना रेस ला रहे। और इंसान की रेस हो तो ये हारेगा, ये तीसरी मखलूक है। मैं तो फिर भी जीता हूँ, तू तो हारेगा। असलम भाई आप इसलिए जीते हैं क्योंकि डायनासोर जो है आपका दोस्त है, असल में ना किचन में अक्सर आपके साथ खड़ा होता है। डायनासोर नहीं होता है, ये असरात आ जाते हैं। कौन नहीं होता है डायनासोर नहीं तो असलम भाई जानवर और इंसान में मैं कैसे हार सकता हूँ? तू कछुए से भी हार जाता है, ओके नहीं तेरे को जनन। नहीं असलम भाई ये तीसरी मखलूक का क्या मतलब है आपका? मैं खुश रहा हूँ यार असलम भाई, अपनी तरह हर एक को खुश नहीं समझा जाता। मेरी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हजूर पाक की सुन्नत है, सही है। देखो मैंने तो नहीं पता असलम भाई तेरा क्या मैटर है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ YouTube ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। याद है फिर वो किस तरह तुम लोगों ने बनवाई थी? नहीं हमें नहीं याद। नहीं याद? याद दिलाऊं? हाँ दिला यार, याद दिला दे। याद नहीं है इमोशनल ब्लैकमेल कर कर करके करके ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया जो एक बार। नहीं मतलब एक इंसान है वो काम नहीं करना चाह रहा, तो उससे वो मार मार के उसको बढ़ता बना के उसकी वीडियो बनवा रहे हैं। यार तो ये देख, अब हर बंदा एक रोल नहीं कर सकता, जैसे मेन रोल मैं सिर्फ कर सकता हूँ, इसलिए वो रोल सिर्फ तू ही कर सकता था। तेरे अंदर वो खासियत वो टैलेंट पाया जाता है, छुपा टैलेंट है तेरे अंदर, हिडन टैलेंट है, ठीक है उसको छुपा के रख हमेशा। हाँ तो ये थोड़ा ना पर्सनल रखो इसको। हाँ वो वीडियो ज़रा एडिटर साहब चलाइएगा, इंशाल्लाह हमारी आवाम भी देखेगी हमारे टैलेंट भाई का। अच्छा सर इसको छोड़ दें, ये तो मेरे साथ ऐसी बहस करता रहेगा। आप मुझे ये सवाल है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, आप बता दें कि मुश्तरका खाता से कब्ज़ा कैसे लिया जाए। जी बिल्कुल शहबाज, आजकल ये जो मुश्तरका खाते वाला इशू चल रहा है ना, ये बहुत हाईलाइटेड है और आजकल नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। होता ये है कि एक वालिद है, उसकी 5 औलादें हैं। अच्छा 5 औलादें हैं, ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, जायदाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। अच्छा उसमें एक बेचारा थोड़ा ना माड़ा शख्स है जिसके माली हालात कमज़ोर है, वो चाह रहा है कि यार ये जो जायदाद हमारी पड़ी है इसमें से मेरा हिस्सा जो है ये मैं लेके सेल कर दूं और जो भी मेरे ऊपर कर्ज़ है या जो भी मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं वो मैं उतार दूं। तो इस पे जो बाकी भाई उसके हैं या वालिद चाचे हैं वो उसको इंतहाई बेइज्जत करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाते हैं। नहीं जी ये फिर करने से पहले जा अब्बे की जो कब्र है उस पर बिल्डोज़र चला दे, दादे की कब्र पे ट्रैक्टर चला दे, ये तो ज़मीन बेचना विरासती माँ बेचने के बराबर है। इस तरह की कई लॉजिक्स, इमोशनल लॉजिक्स ये लोग दे रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दादा अबू फौत हो चुके हैं लेकिन उनकी विरासत अभी तक तकसीम नहीं हुई, जो चाचाजाद बाकी वालिद के जो औलादें हैं उनके दरमियान अभी तक वो उसका बंटवारा नहीं हुआ। अब एक शख्स जिसके ऊपर बड़े बुरे हालात हैं, जो हैंड टू माउथ है, वो कोई कारोबार अपना करना चाह रहा है, कोई ज़रिया मुआश बनाना चाह रहा है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग का निशाना उसको बनाया जाता है और उसके पास कोई इससे पहले लीगैलिटी नहीं थी, कानूनी रास्ता नहीं था। लेकिन अब हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, उसने 2019 SCMR 84 में ये डिसीजन दे दिया है कि अगर कोई मुश्तरका खाता वाला सिस्टम है और कोई एक फ़र्द उसमें से अपना हिस्सा लेना चाहता है तो वो तकसीम का दावा कर सकता है। तकसीम का दावा जब वो करेगा तो अदालत बड़े बाइज़्ज़त तरीके से उसका हिस्सा उसको अलग करके दे देगी, जिसको वो चाहे तो रखे चाहे तो सेल करे, जो मर्ज़ी है करे। और ऐसा ही होना चाहिए कि एक मतलब अब 3 भाई हैं वो स्टेबल हैं, एक चौथा स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए वो अपनी जायदाद जो विरासती है उसको शरई तौर पर हिस्सा आना है,
सेल करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने दिया जा रहा, तो ये भी एक जुल्म था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा अच्छा इस पर डिसीजन आया था। 2019 SCMR 84 रेफरेंस में कोड कर रहा हूँ, इसको समझ लें। इसके मुताबिक वो तकसीम का दावा दायर कर सकता है और अपना हिस्सा अलग करके उसको बेच सकता है। चलो सर, शुक्र है आपने इस सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं उनको हिस्सा जो है ना मुश्तरका खाते से मिल नहीं रहा, उनका भी भला हो गया है। तो सर वैसे भी कचहरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, तो जैसे कि आप रेगुलर हर कचहरी में कोई ना कोई एक शेर सुनाते हैं, तो इस कचहरी में भी कोई एक खूबसूरत सा शेर सुना दें। नहीं मैं भी सुनाऊंगा पहले। अच्छा तू सुना दे, तू पहले सुना दे। तो शेर सुनो कि शेर इस तरह है कि तेरी मोहब्बत में बहे थे जो आंसू, फिर बारिश होगी, आंसू कम थे। सर ये जो है ना, ये तो चबले मार रहे थे। मैं शेर सुनाऊंगा आपको सरेकी में, उर्दू में नहीं आता मुझे। आके यार भला जिंद सच्चे कौल करार होवन, उस सिर देवण तू नहीं खड़दा जे को जान तू प्यारे यार होवन, जिगर दा खून पिला साकिफ मुर्दार हुए मुर्दार होने नहीं। अच्छा असलम भाई, आप वेम्पायर हैं जो शाकर से खून मांग रहे हैं, शाकर माइंड कर जाएगा, ये गल्ला ना कीजिए करो। शाकिर सूजाबादी जरा ना हुंदे शेर हैं। अच्छा सर, ये बहुत ही एक मशहूर शायर है पाकिस्तान के, पिछले वक्तों में ये गुजरे हैं चेयरमैन यूनिवर्सिटी रोड से। नाम है जॉन एलियन चंद्र साहब। इनका एक शेर है, बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, फरमाते हैं आए। अच्छा यार ये शेर नहीं था, मैं गलती से बोल गया, मुंह से निकल गया। और शेर ये था कि जॉन एलियन चंद्र साहब फरमाते हैं कि मैं चेम्बर बाल के सट मारा तो खोखा बाहर डिग गया। सर आज जो आपने शेर सुनाया ना हम तीनों ने, हमारे शेरों के सामने तो आपके शेर फीके ही पड़ जाएगा, तो आज आप रहने दें, ऐसा करें। चले कोई नहीं, सुना दें, अब पता चल जाएगा कितना कुछ जान आपके शेर में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है यार, बड़े आला पाए के आप लोग शायर बैठे हो, लेकिन सुन दो यार, मेरा भी शेर सुन लो। ये तजर्बात किताबों में थोड़ी लिखे थे, ये तजर्बात किताबों में थोड़ी लिखे थे, बहुत से साल लगे और साल भी जवानी के। जी सर, आपने शेर तो सुना दिया। वैसे हमारे शेर के सामने पीके ही था, हमने मिलकर फैसला किया कि आपका शेर पीके ही था, लेकिन एक खूबसूरत सी आप नसीहत सुना दें। सर आपकी नसीहत में मज़ा ना आया हमें तो हम खुद सुनाएंगे, तो इसलिए अच्छी सी सुनाइएगा हमारा मुंह बंद करने के लिए। जी जी बिल्कुल, सुनो नसीहत। रास्ते में कितने ही कंकर या कांटे क्यों ना हों, लेकिन अच्छा जूता पहन कर चला जा सकता है। लेकिन अगर एक कंकर या एक कांटा आपके जूते में मौजूद हो और सड़क जितनी भी अच्छी हो, आप नहीं चल पाएंगे। लिहाजा इंसान बाहर के चैलेंजेस से नहीं हारता, अपनी अंदर की कमज़ोरियों से हारता है। तो अपना माइंड सेट हमेशा मजबूत रखें। अच्छे माइंड सेट के साथ आप किसी को भी डिफीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ख़ुद ही आप हौसला हार जाते हैं, आपका ही माइंड सेट कमज़ोर है, तो बाहर के चैलेंजेस का आप कैसे सामना करेंगे? कतई नहीं कर सकते। अपना माइंड सेट हमेशा मजबूत करें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें, जो भी करें। जी तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रॉपर्टी कचहरी शो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मज़ीद सजेशंस के लिए अगर आप इसमें कुछ बेहतरी चाहते हैं या कोई आपकी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स ज़रूर करें। और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।